आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और आज हमारे साथ मौजूद हैं अरफाज डैंग जी, जो कि न्यूज़ शहर इंडिया के सीनियर पत्रकार हैं और जिनको 8 से 10 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। तो इनके खिलाफ एक FIR लगी है पीर मिठा थाने में। अब अरफाज डैंग जी से ये जानकारी प्राप्त करते हैं। अरफाज सर, पूरा मामला क्या हुआ था? हरजीत जी, अगर मैं आपको बताऊं तो 20 तारीख को जो है हम वहाँ पे गुजर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ पे गए थे और हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी। कंप्लेंट्स में ये कहा गया था कि वहाँ पे गुजर बकरवाल हॉस्टल में जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनके खाने पीने में और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कहने का कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और उसी को देखने के लिए हम शाम के 6 बजे लगभग जो है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि आज गर्मियों का समय है तो कोई 6 बजे इतना कोई ज़्यादा अंधेरा नहीं हो जाता है कि कोई बोले कि रात सर्दियाँ थी तो रात थी। तो 6 बजे दिन दोपहर होता है, हम अपना काम शाम ख़त्म करके वहाँ पे हॉस्टल में जो है वहाँ पे जाते हैं। और हमारा वहाँ पे मकसद जो था जाने का वो ये था कि हम वार्डन साहिबा से मिल पाएँ और उनसे जानने की कोशिश करें क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे देते हो। जी। और जब हम वहाँ पे जाते हैं, गुजर बकरवाल जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ किस एरिया में पड़ता है सर? ये शहीदी चौक में है, इधर जम्मू में कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल पालिका बाजार के साथ में गली जाती है अंदर, वहाँ पे मौजूद है। हमें भी पता नहीं था ये कहाँ पे था, हम भी ढूंढते जो है वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ पे गेट पे भी मतलब हमें वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं जिस तरह से बोर्ड लगा होता है या ये कोई इमरजेंसी नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर कोई होता है या कोई कैमरा वगैरह जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो इशू है, क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल है, 150 बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला है। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, हम वहाँ पे सबसे पहले जो है गेट को नॉक करते हैं और काफ़ी बार नॉक करने के बाद जो है हमने वहाँ पे पाया कि गेट तो खुला है। और जो ही हम गेट के अंदर कदम रखते हैं अंदर, हमने सोचा था कि 150 लड़कियाँ यहाँ पे मतलब रहती हैं, सुबह शाम यहाँ पे रहती हैं, पढ़ती हैं, तो कोई ना कोई चौकीदार तो ज़रूर होगा। वहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है एक रूम ज़रूर बनाया गया है, चौकीदार के लिए वेटिंग एरिया बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे हमें कोई नहीं दिखा। गेट आपके साथ भी कोई गया था? गेट जो है वो खुला था, जिसमें से गाड़ियां निकलती हैं वो भी खुला था, और जो छोटा गेट जहां से मतलब लोग अंदर बाहर जाते हैं वो भी खुला था। और उसके राइट साइड में एक मज़ार भी थी जिसमें लोग माथा वगैरह टेकने के लिए जाते ही हैं, और हमने भी वहाँ पे जो है दुआ वगैरह जो है वो की। और जब हमने वहाँ से देखा काफ़ी दूरी पे जो है कुछ बच्चियाँ वहाँ पे खेल रही थी और हमने उनको आवाज़ लगाई, बच्चे यहाँ पे कोई वार्डन या चौकीदार या कोई यहाँ पे है जिससे हम बात कर पाएँ? तो उन्होंने कहा कि चौकीदार वगैरह तो अभी कुछ देर पहले निकल गए हैं, वार्डन साहिबा भी यहाँ से निकल गई हैं। हालांकि वार्डन जो है खासकर लड़कियों के हॉस्टल की उनकी ज़िम्मेवारी होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है उनके लिए। वहाँ पे हॉस्टल के साथ में बहुत अच्छा जो है एक रूम 2-3 बनाए होते हैं जो बहुत बढ़िया रूम्स होते हैं, जहाँ पे वार्डन को रहने के लिए मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटी जो होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं वार्डन पे। अब वार्डन साहिबा को मतलब कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, कोई डेथ हो गई होगी या कुछ मतलब मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो, बड़ी सारी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इसके चलते जो है जो ट्राइबल विभाग है उन्होंने असिस्टेंट वार्डन का भी वहाँ पे जो है एक समाधान रखा हुआ है कि इमरजेंसी पे जब वार्डन को कहीं जाना पड़े तो उनकी जगह असिस्टेंट वार्डन हो वहाँ पे। लेकिन हमें असिस्टेंट वार्डन भी वहाँ पे जो है अवेलेबल नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं एक दिखा हमें वहाँ पे कि बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो एक कंप्लेंट हम तक पहुँची थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जो है वो दिखती हुई हमें नजर आई। और हमने वहाँ पे छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाया जो कि सिर्फ गेट का था, ना कि उन बच्चियों का, ना कि उस हॉस्टल के एरिया का। हम क्योंकि उस मज़ार से जो है आगे बिल्कुल भी नहीं गए हैं, सिर्फ हमने जस्ट गेट एंटर किया है। उसके अलावा हमने वहीं से जो बातचीत हमारी कन्वर्सेशन जो हुई थी वो वहीं तक हुई थी। और एक टीचर जो है, बच्चियों ने कहा था कि एक टीचर हैं यहाँ पे, वो बाहर ज़रूर आई लेकिन हमारे तक वो नहीं आई। हम वहाँ जा नहीं सकते थे क्योंकि हमने अच्छा नहीं समझा कि हम वहाँ पे जाएं जहाँ पे बच्चियाँ थी या जहाँ पे वो टीचर थी, वो हम तक आई नहीं। उन्होंने उन बच्चियों के द्वारा ही हमें ये कहा कि वार्डन साहिबा 10, 11, 12 बजे कल आएंगी तो आप आइए तो मिल लीजिए। 20 तारीख का ये टाइम था, 20 तारीख को जो है हम वहाँ पे गए थे। 21 तारीख को सुबह हम प्रेस क्लब के आसपास में यहाँ पे आते हैं एग्जीबिशन ग्राउंड से। यहाँ से हमने जो है वार्डन साहिबा को कॉल किया, जो हमारा फ़र्ज़ बनता था। और हमने जो
कॉल करके उनसे बात की है। मैं चाहूँगा कि आप वो कन्वर्सेशन सुनें। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। आप ठीक हैं? मैं एक इंटरव्यू करना था आपके हॉस्टल से रिलेटेड ना, क्या कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्या कुछ मतलब एक जनरल। आप मेरे इंटरव्यू आप ही। हाँ जी, मैंने कहा मेरे इंटरव्यू आप हो, आप मेरे भाई हो, खुद ही मैं मीडिया में आना नहीं चाहती हूँ, बस माजरत हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, जी बस इतना ही है। बाकी सामने है आप सबका शुक्रिया है बहुत। 3 बंदे आपके बिला और भी आए यहाँ, अच्छा, तो मेरी ये मजबूरी है। हम तो कल भी आए थे शाम अगर को। कोई कंप्लेंट वगैरह है तो वो बात करो। अगर कंप्लेंट है हमारे बारे में कुछ तो वो बात अलग है। तो बाकी इंटरव्यू में मीडिया में नहीं आना चाहती हूँ प्लीज। ये इनका कहना है कि ये तो अभी ये मीडिया में नहीं आना चाहते। अभी तो बड़े प्यार से बात कर रही थी पहले, है ना? हाँ, ये 21 तारीख का सुबह का समय है। ये आप देखेंगे टाइमिंग यहाँ पे 11:18 इन्होंने बोला मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। कोई कंप्लेंट है तो बताइए। हाँ बताइए। तो अब हमने उचित समझा कि अगर वार्डन साहिबा जो है वो नहीं मीडिया के सामने आना चाहती है, नहीं हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं, तो हमने डायरेक्टर साहब को, जो कि ट्राइबल विभाग के जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे, क्या नाम उनका, मुशीर साहब हैं कोई, तो उनसे बात की। उनको हमने कॉल किया, उन्होंने फ़ोन हमारा नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मैसेज कीजिए। हमने मैसेज के थ्रू उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इंटरव्यू कीजिए। खुद वो जवाबदेह नहीं है किसी भी मामले में, खाली कुर्सी पे बैठना है। उनको जवाब दे मतलब वो उनको जवाब नहीं देना किसी सवाल का। तो उसके बाद हमने डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी मतलब उसी समय कॉल किया। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने रिस्पांस दिया, फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, 2-3 दिन में आ रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इशू होगा हम बात करेंगे। हमारा यहीं तक यही मतलब हमारी फ़र्ज़ है, हमारा यही काम है हमारा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ना, मतलब मेरे को कोई स्टोरी नहीं करनी थी इस पे। हमने जो भी करना था कन्वर्सेशन के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू ही करना था। बारिश आगे थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे 6:27 PM पे उसी दिन 21 तारीख को मैडम का कॉल आता है हमें। जी जी जी, ये देखेंगे आप 6:27 पे, 6:51 पे और 7:28 पे। जी जी जी, फिर हमने इनको किया है कॉल 7:29 पे। जी जी मैडम, कितने बजे किया है? 7:28 तक इनकी कॉल्स जो हैं वो लगातार आती रही, और हम किन्हीं कारणों से जो है फ़ोन नहीं उठा पाए। फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, हम थोड़ा अपना काम कर रहे थे। जी जी जी। तो हमने जब देखा कि फ़ोन बार बार आए हैं तो कुछ दिक्कत होगी या कोई बात कहना चाहती हैं, तो हमने वो उनसे बात की, और उन्होंने जो वापस जवाब दिया वो मैं सुनाना चाहूँगा सारी दुनिया को कि उन्होंने क्या कहा। परमिशन थी कोई आने की? पोस्ट में किसी ने दी थी? ठीक है ना, आपको नहीं, मैं आपसे, आपकी भी इज्जत रहेगी, मेरी भी इज्जत रहेगी। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ आपका देखा, आप रुक गए गेट के पास, ठीक है? तो दूसरा बंदा आपके साथ था, 10 कदम और आगे आए, फिर वहाँ से वापस चले गए, ठीक है? इतना शुक्र मेरे लिए भी और आपके लिए। मुझे ऊपर से फोन कर रहे हैं कि कौन आए थे, मुझे पता ही नहीं कि मुझे ये क्या कह रहे हैं कि परमिशन थी गेट पे आने, कुछ क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि आप शुक्र मनाओ कि हमने सीसीटीवी में देखा, हमारे कुछ सीनियर्स तक वो सीसीटीवी फुटेज गया है, और आप शुक्र मनाओ कि हम तक बात पहुंची है। अगर कहीं और ज़्यादा हाईलाइट हो जाती तो आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो सकती थी। मैंने इनसे कहा कि मैं किस बात का शुक्र मनाऊं, मैंने कोई वहाँ पे आके क्राइम किया है जो आप छुपा रही हैं, और मैं उस बात का शुक्र मनाऊं? आप मेरे को धमकी दे रही हैं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये धमकी ही कही जाएगी, क्योंकि आप इस तरह की वर्डिंग वहीं पे इस्तेमाल करोगे जहाँ पे आपको प्रेशराइज करना है किसी को। अगर अगले बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप कैसे उसको ये बोल सकते हैं कि आप शुक्र मनाओ? क्या गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे अगर हमने वार्डन से मिलना है या बात करनी है या हमने गेट इंटर करना है, तो उसके लिए हमें शुक्र मनाना पड़ेगा वार्डन साहिबा का। तो वो हमें मतलब वीडियो कहीं पे नहीं दिखाएंगे, या वो जो उनके सीसीटीवी में आया है तो हम शुक्र मनाएंगे। शुक्र तो हम तब बनाएंगे ना जब हम कोई क्राइम करेंगे वहाँ पे, और वार्डन साहिबा वो वीडियो जो है वो कहीं सर्कुलेट नहीं करेंगी, अपनी सीनियर्स को नहीं बताएंगी, और हमने कोई क्राइम किया होगा हम शुक्र मनाएंगे, यार हमने तो क्राइम किया था, हम तो बच गए वार्डन साहिब। इसका मतलब है कि क्राइम वहाँ पे होते हैं जहाँ पे वार्डन साहिबा जो हैं उन लोगों का बचाव करती हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अगर कहा है कि आप शुक्र मनाइए, तो इसका मतलब जो लोग वहाँ पे क्राइम भी करते हैं तो उनका भी मतलब वहाँ पे बचाव किया जाता है। इसीलिए मतलब इस तरह का प्रेशर बनाया गया। किस आधार पे कंप्लेंट की उन्होंने?
उन्होंने क्या कंप्लेंट कुछ पता लगा? ये भी बड़े मजेदार बात है। देखो जी, 20 तारीख को मतलब मैं वहाँ पे जाता हूँ, 21 तारीख को कॉल करता हूँ, शाम के 21 तारीख को मतलब 7-7:30 बजे हमारी बातचीत होती है वार्डन साहिबा की मेरी। 22 तारीख को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, एक छोटा सा वीडियो अपलोड करता हूँ कि लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का वहाँ पे इशू है, गेट खुले हैं, चौकीदार नहीं है, ताले नहीं लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो हम थे, हम वहाँ पे गए। अगर हमारी जगह कोई क्रिमिनल माइंडेड बंदा होता तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। और ये वीडियो हमने किसी पर्सनल उस खुंदक से नहीं बनाई कि हम मतलब वहाँ पे कोई इस तरह का कोई वार्डन साहिबा या किसी और का, ना हमने किसी का नाम लिया ना किसी का फ़ोटो दिखाया। तो वो वीडियो हमने अवेयर करने के लिए, ट्राइबल विभाग डिपार्टमेंट को अवेयर करने के लिए कि वहाँ पे ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। लेकिन 22 तारीख को हमने वहाँ ये जो वीडियो अपलोड किया, 23 तारीख को मैं और एक सोशल एक्टिविस्ट है एडवोकेट अन्ना दुरानी जी, उनका मेरे को कॉल आता है। वो कहती हैं कि अरफाज भाई आपने स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त की है और मैं चाहती हूँ कि वार्डन साहिबा जो भी वहाँ पे हैं उनसे हम मिल करके उनको थोड़ा सा जानकारी दें कि आप वहाँ पे क्या कुछ सुधार सकते हैं। कोई नेगेटिव मतलब कोई इशू नहीं था, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वहाँ पे जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आप क्या क्या कुछ करके जो है सुधार सकती है सिस्टम को, तरीके को, गेट पे चौकीदार वगैरह ये वो कर सकती हैं। और वहाँ पे हम गए और 23 तारीख को हम अंदर गए हैं। जी 23 तारीख को मैं और अन्ना दुरानी जी अंदर गए हैं, वार्डन साहिबा से हम मिले हैं। अच्छा। आधा पौना घंटा उनके पास वहाँ पे बैठे हैं, उनके ऑफिस में बातचीत भी हुई है। बातचीत भी हुई है। और 23 तारीख का वो जो पूरा मतलब हम अंदर गए हैं, उनके पास बैठे हैं, उसका कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट का आधार उन्होंने बनाया उस वीडियो को जो हमारा मतलब 22 तारीख का चला हुआ था। तो उसी दिन जिस दिन मैं और अन्ना दुरानी जी वहाँ पे गए हैं, उसी दिन उन्होंने एक कंप्लेंट कर दी। कहाँ पे? थाने में, पीर मिठा में। अच्छा। 23 तारीख को कंप्लेंट ये की कि हाँ जी ये दो मतलब ये लोग आए हैं यहाँ पे, इन्होंने जो है ट्रेस पासिंग की है, यानी क्रॉसिंग, गेट क्रॉस किया। ये जो सिर्फ गेट के अंदर कदम रखा है। तो उससे क्या होता है? और एक जर्नलिस्ट, उनको पता था कि ये जर्नलिस्ट है, ये किसी सवाल जवाब या कोई भी बातचीत करने के लिए ही आया होगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को जानते नहीं थे। उन्होंने अपनी जो कन्वर्सेशन जो हमारी वहाँ पे बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने ये माना कि हाँ जी मैं इनको जानती थी, मैं इनको देखती थी, मेरा परिवार इनको देखता था। लेकिन इन्होंने जो ये रिपोर्टिंग की या ये जो वीडियो अपलोड किया, इससे मैं बड़ी मतलब मेरे को बड़ा अफसोस है। मतलब आप कोई भी गलत काम करेंगे, गेट खुले रखेंगे, ताला नहीं रखेंगे, चौकीदार आपका वहाँ पे नहीं होगा, आप खुद वहाँ पे नहीं होंगी, आपका असिस्टेंट वार्डन वहाँ पे नहीं होगा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब वहाँ पे बात कर सके वो नहीं होगा। लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। मतलब आप देखेंगे 20 तारीख को हम वहाँ पे जाते हैं, अगर वो इतनी ही ज़्यादा मतलब सीसीटीवी में तो आ गया होगा, 21 को तो आ गया होगा, 21 को तो उन्होंने देख लिया होगा, तो 21 को उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अच्छा, ये हम गए। बिल्कुल। तो अगर उनको पता था कि भाई साहब ये कोई अननोन लोग आ गए या जर्नलिस्ट ही आ गए, इन्होंने ट्रेसपासिंग की है, तो उन्होंने 21 तारीख को कंप्लेंट क्यों नहीं की? 22 को कंप्लेंट क्यों नहीं की? अच्छा। जब वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया। जी। उनके खिलाफ ये कंप्लेंट उन्होंने बाय नेम करवाई अपने से? हाँ, बाय नेम। वार्डन करीम फातिमा नाम है शायद उनका। तो उन्होंने अपने नाम से करवाई है कि हाँ जी इन्होंने ट्रेस। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 20 को हम वहाँ पे जाते हैं, 21 को कंप्लेंट नहीं होती है। यहाँ 20 को शाम को हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल। 20 को नहीं होती है, 21 को नहीं होती है, 22 को नहीं होती है, 23 को कंप्लेंट हो जाती है। और 23 को कंप्लेंट होने के बाद जो है हमें SHO पीर मिठा जो IO है वहाँ पे, सत्यजीत सिंह साहब, अच्छा, उन्होंने हमें कॉल किया, बोला भाई साहब आपके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट है तो आपको थाने आना पड़ेगा। जी। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। हम क्योंकि क्राइम तो कोई किया नहीं है, डर किसी बात का है नहीं, बिल्कुल। जिसको जो करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो हम ऑलवेज मतलब हम ना पुलिस का सहयोग, पुलिस हमारी है, हम उनके हैं, ये सारे हमारे ही लोग होते हैं। और जो भी कंप्लेंट कहीं पे आएगा तो छानबीन करना उनका फ़र्ज़ बनता है, कोई दिक्कत नहीं। जी। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि 23 को कंप्लेंट होती है, 24 को पर्चा लग जाता है। इतनी जल्दी सर? यानी कि ये मैंने देखा कि कई बार पुलिस मतलब कि कितने साल भी पर्चे नहीं लगते हैं कंप्लेंट होने के बाद भी। बूट चप्पलें मतलब फट जाती हैं लोगों की, चक्कर लगा के SSP पर्चा लगाओ। हमारे एरिया में कितने क्राइम होते हैं, वहाँ भी पुलिस दोनों पार्टी को बुलाती है और पर्चा लगाती नहीं है। नहीं लगाती नहीं है। पर्चा तब लगाती है जहाँ पे मतलब कि बहुत बड़ी बात हो जाए, नाक से ऊपर पानी चला जाए, फिर जाके FIR लगती है। और आपकी FIR दूसरे दिन लग गई,
हाँ सर, 23 को कंप्लेंट हो गई, 24 को एफआईआर दर्ज हो गई वहाँ पे, बड़ी जल्दी और होगी। इसमें सबसे और वो भी सीनियर पत्रकार अरफाज डैंग के खिलाफ, पता भी है ये पत्रकार हैं, और एक पत्रकार के खिलाफ अगले ही दिन पर्चा लग जाता है। और ये ना मजाक बना दिया इन्होंने एफआईआर लगने का भी। मतलब देखो, अब 23 तारीख को मैं वहाँ पे जाता हूँ थाने में, जो भी मेरा व्यू पॉइंट था मैं वहाँ पे रखता हूँ, उनको बताता हूँ। वो एसएचओ साहब और आईओ साहब वहाँ पे दोनों बैठे हुए थे। उनका ये कहना था कि ये कुछ नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अब वहाँ से कंप्लेंट आई है तो हमें छानबीन तो करनी है। हमने कहा कोई बात नहीं, कीजिए आप छानबीन, तो हमारा ये पक्ष है, हमने अपना पक्ष रख दिया है। 23 को मतलब हमने अपना बात वहाँ पे रखा, अपना पक्ष वहाँ पे रखा। 24 को पर्चा लग जाता है, हमें कोई पता नहीं। 25 को हमें कोई पता नहीं, 26 को हमें कोई पता नहीं, 27 को हमें कोई पता नहीं। 27 को शाम को मैं यहीं पे खड़ा था, लगभग 2, ढाई, 3 बजे होंगे शायद, तो मैंने आईओ साहब को कॉल किया। मतलब ऐसे अगर मैं नहीं करता, हो सकता है मेरे को आज भी पता नहीं लगता कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आईओ साहब ये कंप्लेंट एक हुई थी तो उसका क्या स्टेटस है, वो खत्म हो गई या क्या मसला है, क्या किया आपने आगे उसमें? कहते हैं उसमें तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। भाई आपने हमें बताया ही नहीं, आज इतने दिन हो गए, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट आपका उसमें है क्या? मुझे तो लगता है एसएचओ साहब और आईओ साहब का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तो इसीलिए उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, तो 23 को कंप्लेंट आई, 24 को पर्चा लगा दिया। और हमें कोई भी जानकारी जो है वो 27 तारीख तक नहीं दी गई। मेरे पास वो भी कॉल डिटेल्स हैं, कॉल जो सारी मतलब जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है, या जो टाइमिंग है, सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है। वो हमने सारा जो है स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर के प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखे हुए हैं। जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे, जिन भी लोगों ने इसमें जो है ये एक षड्यंत्र रचा है, एक मतलब एक आम आदमी ही क्यों ना जाए वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आम आदमी ही ये जानना चाहता है कि मेरी बच्चियाँ वहाँ पे सिक्योर हैं, सेफ हैं या नहीं हैं। या वार्डन साहिबा से मिलना चाहता है तो उसको आप ट्रेसपासिंग कहेंगे। आपका घर नहीं है वो, वार्डन साहिबा का घर नहीं है। बिल्कुल, उनके घर में नहीं गए हम, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। और हम अगर वहाँ पे गए हैं, हमने कोई क्राइम वहाँ पे नहीं किया है, तो आप कैसे मतलब वो भी मीडिया के आधार पे गए हैं। सभी को पता है कि अरफाज डैंग जी पिछले 8-10 साल से न्यूज़ शहर इंडिया के सीनियर पत्रकार हैं, और वो उस आधार से यानी कि उस रिस्पांसिबिलिटी से गए हैं। और इनके साथ ऐसा व्यवहार होना, मेरे ख्याल में ये सभी पत्रकारों को इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि अगले ही दिन इनके खिलाफ एफआईआर लग जाती है। एफआईआर लगनी बड़ा मुश्किल होता है, लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, एफआईआर पुलिस नहीं लगाती है। ये क्या कारण है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है कि अरफाज डैंग जी के खिलाफ इतनी जल्दी एफआईआर लगी? कल मैंने यहाँ पे एक स्टोरी की, जो कि पीर मिठा का ही रहने वाला एक व्यक्ति है। वो पिछले 1-1.5 महीने से दौड़ रहा है आगे पीछे कि भाई साहब एफआईआर लगाओ, एफआईआर लगाओ। एक व्यक्ति जो है मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, मेरे को मैसेज कर रहा है कि तू चरस ले ले, 800 रुपये की, 900 रुपये की, ये रेट, इतना अच्छा माल, ये है वो है। ग्रीवेंस में वो डाल रहा है। आईओ यही लोग हैं। कौन से वाले? ये जिन्होंने आपके खिलाफ पर्चा लगाया। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि आईओ भी वही लोग हैं। अच्छा। लेकिन पर्चा वहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे चर्च इन्वॉल्व है, वहाँ पे चिट्टा इन्वॉल्व है, वहाँ पे बाकी क्राइम इन्वॉल्व है। वो इनके लिए मतलब कोई बड़ा मामला नहीं है, वो नॉर्मल मामला है। लेकिन अरफाज डैंग कहीं जाता है, नॉर्मल से कंप्लेंट जाती है, मतलब वहाँ पे पूछा तक नहीं जाता है पक्ष रखने की, या कंप्लेनेंट को और सस्पेक्ट को आमने सामने बिठाकर बात मतलब करने का मौका नहीं दिया जाता है। एफआईआर लगाई जाती है, और 27 तारीख को जो है मैं खुद कॉल करके उनसे पूछता हूँ स्टेटस क्या है, तो कहते हैं एफआईआर। एफआईआर किस आधार पे लगाई, क्या कारण के, कौन सा एक्ट लगाया उन्होंने? क्या? ट्रेसपासिंग। यानी कि ट्रेसपासिंग, ये क्या? मतलब हम कहीं नहीं जा सकते अब। भाई आप लोग जो जर्नलिस्ट मतलब बैठे हुए काम कर रहे हैं ना, किसी भी ऑफिस में जाने से पहले ना आप मतलब जा नहीं सकते हो। अब मैडम को अगर इतना ही मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब बच्चियों की, चलो हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा उनको वो था, उनको 20 को लगानी थी ना एफआईआर कंप्लेंट, उनको 20 को लगानी थी, 21 को लगानी थी, और 22 को लगानी थी। कोई गेट कीपर था, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। तब तक आप सोई हुई थी, तब तक आपने क्यों नहीं कंप्लेंट लगाई? जब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ तब तक आपने कंप्लेंट नहीं लगाई। आपको 23 को याद आया, जब वीडियो लगी, हाँ जी गेट खुले हैं, ताले खुले, तब आपको याद लगा कि हाँ जी मेरे को कंप्लेंट भी करवानी है। यानी कि अब आप भी कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं, यानी कि कानून का सहारा लेंगे, यानी कि ये बताएंगे कि वाकई आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। सर इनजस्टिस तो चलो हम मतलब काम करते हैं, हमारे काम को सारी दुनिया देखती है, सराहती है, हम क्या कुछ करते हैं। लेकिन जस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो हमें पूरा भरोसा है, ये पुलिस भी हमारी है, या हमारे ही लोग हैं, हम में से ही एक हैं।
अगर हम इस फील्ड में आए हैं, वो उस फील्ड में गए हैं। हमारे ही अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे ही रिलेटिव्स हैं, हमारे ही मतलब भाई बंधु हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। और कोर्ट कचहरियाँ जितनी उन लोगों के लिए हैं उतनी ही हमारे लिए भी हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं, अभी जो जिन्होंने मेरे पे FIR लगवाई, वो लोग इतना ज़्यादा फोर्स मेरे को कर रहे हैं कि आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ ये करो कि आपने आज के बाद कोई भी वीडियो जो है अपलोड नहीं करना है। अच्छा। जब तक मैडम साहिबा वहाँ पे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये भी आपको कॉल्स आ रही हैं? सर मैं प्रूफ दूंगा। मेरे आईओ जो वहाँ पे मेरे खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ क्या है, मतलब उन्होंने उनकी कंप्लेंट ली है तो वो उनका पक्ष ले रहे हैं। जी। और पक्ष भी इस तरह से ले रहे हैं कि उनके वकील बने हुए हैं। जी। अगर मैं अपनी बात कोई रखता हूँ, मेरा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो उनको लिखना है। जी बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई साहब आपका फ़ोन सीज किया जाएगा, FSL में भेजा जाएगा, पता नहीं कहाँ क्या किया जाएगा, फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। भाई कीजिए ना कार्रवाई, किसने रोका है आपको? कीजिए ना कार्रवाई। अगर हम गलत होंगे तो कार्रवाई होगी। अगर हम सही हैं, अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अपना जो काम है, जो हमारा कर्म धर्म है, जिसको हम साफ नीयति से दिखा रहे हैं, तो उस पर भी अगर मतलब आप ये चीज़ें करोगे, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब मैंने जो कंप्लेंट की ना, मैंने जब मेरे को 27 को पता चला, मैं वहाँ पे गया, मैंने भी 27 को वहाँ पे कंप्लेंट दी। जी। आईओ साहब को जो है वो कंप्लेंट मतलब SHO साहब ने जो है फॉरवर्ड की सेम आईओ को कि भाई साहब वो मामला आपके पास है, ये भी आपके पास रहेगा तो आसान रहेगा। वो साहब कहते हैं, आईओ साहब कहते हैं कि मैं इनकी पैरवी कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास उनका मामला है। अच्छा भाई साहब, आप वकील थोड़ी ना हो। बिल्कुल। आप आईओ हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। बिल्कुल। आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी दोनों पक्षों की बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो वो कहते हैं कि मैं पैरवी कैसे करूं। मतलब यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं ये शक होता है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। यहाँ पे क्राइम भी नहीं है, कोई इतना बड़ा इंसिडेंट भी नहीं हुआ है। जहाँ पे बड़े बड़े क्राइम होते हैं वहाँ पे भी पर्चे लगने के लिए लोग चक्कर लगाते हैं थानों के, तब भी पर्चा लगना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो मतलब कि दूसरे दिन ही आप पे FIR लगी। सर बहुत मतलब ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई बोले पता नहीं कितने बड़े ना किसी क्रिमिनल को इन्होंने या किसी वो कर लिया। मतलब ये हमारे आईओ साहब या ये जो SHO साहब हैं, मतलब बातचीत में बहुत ठंडे हैं, लेकिन काम में बहुत मतलब ना इनकी वो तेज़ी है। लेकिन वो तेज़ी तब कहाँ जाती है जब कोई क्रिमिनल जो ऑफेंस होते हैं वहाँ पे कोई FIR आप नहीं लगाते हो। मैंने कल स्टोरी की है, लगाइए ना FIR, क्यों नहीं उस व्यक्ति। अच्छा सब उसमें भी एक मजेदार बात है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट है ना, उसका जो स्टेटमेंट है वो फोन पे लिया जा रहा है। अच्छा, फोन पे, हाँ जी स्टेटमेंट हो गया, ऑन रिकॉर्ड है, सारा हमने चलाया। जी। फोन पे लिया जा रहा है कि हाँ जी स्टेटमेंट हो गया। और जो कंप्लेनेंट है उसको कहा जा रहा है कि आप थाने में आके जो है स्टेटमेंट दीजिए अपना। अच्छा, जो सस्पेक्ट है जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसका फोन पे जो है स्टेटमेंट लिया जा रहा है, और जो कंप्लेनेंट है उसको कहा जा रहा है आप थाने में आके स्टेटमेंट दीजिए। और SHO साहब ने इतनी जल्दी क्यों दिखाई? हम उनको कॉल करके पूछें। बिल्कुल भाई कॉल करके सकता है मे बी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कोई मैं अपनी यानी कि दूसरे पक्ष को जानना भी जरूरी है। अभी हम SHO पीर मिठा जी से मतलब कि फोन करके पूछते हैं भाई क्या कारण है भाई इतनी जल्दी मतलब कि FIR, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट अरफाज डैंग जी के खिलाफ लगानी पड़ गई दूसरे ही दिन। और 5-6 दिन आप बताते भी नहीं हो अगले बंदे को कि आपके खिलाफ FIR लगी है। जी। छुपाने वाला क्या था इसमें? इनका नाम है मोहम्मद कासिम जी ना। हाँ, पीर मिठा है। हाँ, पीर मिठा। अभी देखते हैं जी। अभी SHO साहब जी का थोड़ा फोन बिजी आ रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। हाँ जी, नमस्कार सर। सर ये प्रेस क्लब जम्मू से बोल रहे हैं, निर्भय चैनल से सर। जी। सर ये जो अरफाज डैंग जी का मसला है उनके खिलाफ FIR लगी है सर? FIR लगी है। जी सर, जो FIR लगी है किस आधार पे लगी है सर? वही उन्होंने कंप्लेंट की थी ना हॉस्टल वालों ने। अच्छा, हॉस्टल वालों ने कंप्लेंट दी थी और दूसरे ही दिन FIR लग गई सर, है ना? सर बड़ी जल्दी लगी दूसरे दिन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई थी, है ना? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी सर, अभी लाइव चल रहा है, ये पूरा जम्मू ही लाइव सुन रहा है। फिलहाल आप बिल्कुल निर्भय चैनल पे लाइव हैं। और सर मतलब कि
जो FIR जो जिन्होंने कंप्लेंट की है उन्होंने कंप्लेंट में क्या लिखा था सर? हाँ, गर्ल हॉस्टल है तो वहाँ पे अंदर ये है। जी जी सर, आवाज़ बड़ी कम आ रही सर। और आज से पहले कितनी FIR लगी हैं? हाँ, आज से पहले कितनी FIR लगी हैं? जी 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 जी। हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर? कट देना सर। उन्होंने आवाज़ ही बिल्कुल SHO साहब ने बिल्कुल बोलना ही बिल्कुल स्लो कर दी, बंद ही कर दिया दूर, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने बल्कि बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं कि आवाज़ हमारे तक पहुंचे ही ना। और क्या वजह है कि इतनी जल्दी अरफाज डैंग जी पे अगले ही दिन FIR लगाई गई? हमें भी पता है, आपने चट्ठे में मामले देखे हैं, 2 दिन पहले मामले वहाँ पे भी अभी तक FIR नहीं लगी। गाड़ीगढ़ में एक मामला है, एक मदर को मारा गया है बेटे की तरफ से, वो लोग चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, FIR नहीं लगी। मदर की MLC भी हुई है, वहाँ पे पर्चा नहीं लगा। और काफ़ी केसेस हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पे FIR लगाने के लिए थानों के चक्कर पे चक्कर बंदा काटता है, FIR नहीं लगती। इसमें क्या कारण है? जनता भी कमेंट बॉक्स में बताए भाई, ये क्या कारण है कि एक जर्नलिस्ट के खिलाफ क्यों क्या ये कहीं धर्म के आधार पे तो इसको देखा तो नहीं जा रहा है, कहीं ये धर्म के आधार पे तो नहीं काम हो रहा है? जनता कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दे, क्योंकि जैसे अरफाज डैंग जी कह रहे हैं कि मैं गेट पे गया, गेट पे कोई गेट कीपर नहीं था, एज ए जर्नलिस्ट बंदा मतलब वहाँ पे खड़ा है और 3-4 दिन तक कोई पर्चा नहीं। जब इन्होंने वीडियो अपलोड की, अपलोड करने के बाद FIR लगाई थाने वालों ने, पता नहीं क्या इसके पीछे क्या कारण है कि इतनी जल्दी FIR लगी है। और मैं जम्मू के बाकी पत्रकारों को भी कहना चाहता हूं कि आपको अरफाज डैंग जी की सपोर्ट में आ जाना चाहिए। आज इनके साथ ये घटना हुई है, हो सकता है कल आपके साथ भी ऐसी घटना हो। यूनिटी बनानी जरूरी है, यानी कि ये एक जर्नलिस्ट के खिलाफ हुआ है, कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। सर आप इस टाइम कुछ उदास हैं, परेशान हैं, या नॉर्मली लाइफ है? नहीं, कोई उदासी नहीं है। देखो कानून मतलब चाहे कुछ यूनिफॉर्म में बैठे हुए लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑफिसेज में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के जो है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा सिस्टम उनके हिसाब से चलेगा। जी जी जी। देखिए बहुत लंबी लड़ाई, बड़ी ईमानदार जुडिशरी, बड़े ईमानदार जज, बड़े ईमानदार वकील अभी बैठे हुए हैं। ये लड़ाई मुझे भी पता लगा, सूत्रों से पता लग गया है कि लड़ाई जो है बड़ी लंबी खिंचने वाली है। अरफाज डैंग जी भी कोई इनको आम आदमी नहीं समझिए, ये कोई आम जर्नलिस्ट नहीं है, ये लड़ने में माहिर हैं। ये लड़ाई लंबी होने वाली है और मीडिया जो है, हमारा मीडिया आपके साथ है सर, अच्छे जर्नलिस्ट आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने भी ये सुना है, मैंने भी ये देखा है कि इस घटना में जस्टिस नहीं हुआ है। बड़ी जल्दी दूसरे ही दिन FIR पीर मिठा पुलिस ने लगाई है। क्यों लगाई है, इसके पीछे क्या कारण है, बताइए क्यों इतनी जल्दी अगले ही दिन FIR लगा दी गई? आम आदमी की चप्पलें घिस जाती हैं जी, चप्पलें घिस जाती हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या धर्म को आधार है? क्या ये बात तो नहीं है? भाई क्यों है इतनी जल्दी, क्यों? इसके देखो अभी हम बाकी मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, उन चैनलों पे स्टोरी चलाएंगे भाई क्या बात है भाई। और ये लड़ाई जो है लंबी खिंचने वाली है, ये कोर्ट में जाएगी और वहाँ पे बड़े बड़े ईमानदार जज हैं, वकील हैं, जो अरफाज डैंग जी की सपोर्ट में आ चुके हैं। ये सूत्रों से पता लग गया है। काफ़ी वकील में, काफ़ी मैं गिनती नहीं, पूरी के पूरे काफ़ी वकील हैं जो इनकी सपोर्ट में आ चुके हैं। लड़ाई लंबी खिंचने वाली है, ये मुद्दा गरमाने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको हरास भी किया गया। ये एक किस्म की हरासमेंट है। और अब बाकी मीडिया, जितने मीडिया कर्मी हैं, उनको भी अरफाज डैंग जी की सपोर्ट में आ जाना चाहिए। अरफाज डैंग जी घर वाले परेशान हुए? परेशान देखो ना, थोड़ी बहुत होती है। देखो एक जानबूझ के, यानी कि बिना मतलब के एक आपको पता है पत्रकार भी है, पिछले 8-10 सालों से पत्रकारिता हो रही है और इन्होंने इतना बड़ा क्राइम भी नहीं किया। जब कोई जानबूझ के ऐसा करता है उसका रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं होता। जैसे आप मेरा भी एक ले लीजिए वाकया,
जब मेरे को गांधीनगर में यानी कि मैं प्रोटेस्ट किया था, और आपकी तो अगले दिन लगी ना, मेरी 3-4 घंटे में ही SHO गांधीनगर ने पर्चा लगा दिया, और उसका रिएक्शन अभी तक मुझे पुलिस पे यकीन नहीं है। यानी कि पुलिस की ईमानदारी पे मुझे अभी भी शक है, यानी कि वो पर्सनल रंजिश भी निकालते हैं, क्योंकि उस टाइम में ड्रग के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ बड़ा बोलता था। यानी कि जब ये कारनामा हुआ 3-4 घंटे में ही मेरे पे पर्चा लग गया, और 6-7 घंटे मुझे वहां बिठाया गया, ना घर में फोन किया गया, और मुझे भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रिमिनल बना दिया। अब फिर भी मैं अभी पुलिस के साथ नहीं चल रहा हूँ, पर उन लोगों के खिलाफ हूँ जो मिसयूज कर रहे हैं, जो पावर का मिसयूज करते हैं। नहीं, कुछ लोग ना वर्दी में, मतलब वर्दी का जो मिसयूज करते हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। कुछ लोगों के कारण हम पूरे डिपार्टमेंट को या सब लोगों को एक उसमें नहीं, कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। स्वैन साहब जैसे लोग भी हैं, DIG साहब जैसे लोग भी हैं, SSP जम्मू देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, DIG साहब, DGP साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि ADGP साहब से मेरी कल ही बात हुई, फोन पे उनके ऑफिस में गया था, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो नीचे स्तर के अपनी यूनिफॉर्म का मिसयूज है, पावर का जानबूझ के थानों में बैठा देंगे, लोगों को हरास करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म और स्टार लगा के। बिल्कुल कल जो मैं इंटरव्यू कर रहा था, उस इंटरव्यू को आप देखना, वो मोहम्मद हाजिक करके लड़का यहाँ पे आया था, सोशल एक्टिविस्ट भी है वो। उसने एक बड़ी अहम बात बोली है। उसने कहा है कि वहाँ पे उस पीर मिठा थाने में एक व्यक्ति जो हर समय वहाँ पे बैठा रहता है, और मैंने उनसे कहा कि भाई हो सकता है कि उसकी ड्यूटी हो, कोई पुलिस कर्मी हो, कुछ हो। बोला ना, वो कुछ नहीं है, हमारा ही पड़ोसी है, लेकिन वो वहाँ पे मीडिएटर का काम करता है। आप बताइए, थाने के अंदर, और इतना मतलब ना वो पूरे जोश से बोल रहा था कि भाई साहब अगर किसी को कोई इसको प्रूव करना है, आप CCTV वहाँ पे लगे हुए हैं, आप वहाँ पे वीडियोस निकालें CCTV और देखिए वो पिछले 1-1.5 साल से कहाँ पे बैठता है और क्यों बैठता है। एक सिविल बंदा थाने में क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो उनका साफ तौर पे ये इल्जाम था कि वो मीडिएटर का काम करता है, पार्टी जो भी वहाँ पे आती है वो उनसे भी पैसा और इनसे भी पैसा लेकर आपस में बांट लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है पीर मिठा पुलिस। और मैं DGP साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन SHO का कुछ रिकॉर्ड खराब है, उनके असेट्स चेक होने चाहिए। ये मैं पहले भी कहता आया हूँ, भाई जितने भी SHO लगे हैं, अगर आपको लगता है कि इस थाने में करप्शन हो रही है, बेईमानी हो रही है, उस SHO साहब के असेट्स जो है चेक होने चाहिए, क्योंकि अगर SHO ईमानदार होगा तो आगे भी ईमानदारी से काम करेगा। ये मेरी पर्सनल राय है। भाई हमने क्या करना है, ड्रग फ्री, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री देश को करना है, और बिल्कुल मिलजुल के करना है, विद द हेल्प ऑफ पुलिस करना है। और पुलिस में भी बड़े बड़े ईमानदार ऑफिसर्स, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं। SSP जम्मू मेरे ख्याल में इससे ईमानदार और अच्छा SSP मुझे नहीं लगता कि मतलब कि कोई आया होगा, क्योंकि मुझे आते फिर भी वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में भी मैं पर्सनली उनसे मिलूंगा, मैं उनसे कहूंगा भाई ये वाकई ये बड़ा गलत हुआ है। क्यों SHO पीर मिठा को क्यों इतनी जल्दी पड़ गई कि दूसरे ही दिन पर्चा लगाना पड़ गया। अभी जवाब देते नहीं बन रहा है उनसे। अभी बिल्कुल आवाज कम हो गई है। भाई किस आधार पे पर्चा लगा, कारण क्या था, क्या क्राइम किया, क्या किसी को मारा है, चांटे मारे हैं, किसी को छेड़ा है, किया है, किया कुछ। क्राइम भी इतना बड़ा नहीं है, कुछ नहीं जी। गेट पे खड़े थे जी, गेट पे खड़े, वो भी तब कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं अरफाज डैंग जी। और सर पर्चा तो चौकीदारों के खिलाफ लगना चाहिए, पर्चा तो वार्डन साहिबा के खिलाफ लगना चाहिए, पर्चा तो जो असिस्टेंट वार्डन है जो वहाँ पे नहीं थे उनके खिलाफ लगना चाहिए। उन्होंने 150 बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ समझौता किया है। अरफाज डैंग ने तो नहीं किया। अरफाज डैंग तो वहाँ पे जानने के लिए गया था, भाई वहाँ पे हो क्या रहा है। जी। देखो मीडिया को कोई कंप्लेंट आती है तो मीडिया का फर्ज बनता है कि उस कंप्लेंट को वेरीफाई भी करना है, और ये वेरीफाई करने के लिए भी गए थे, और सीनियर एडवोकेट अन्ना दुरानी जी भी इनके साथ गए थे। बातचीत भी हुई है, अच्छे माहौल में बात भी हुई है। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कि अचानक इन पे पर्चा लगाना पड़ गया। इसका क्या कारण है? इस कारण के लिए हम SSP जम्मू से भी मिलेंगे। भाई क्या हुआ, इतना बड़ा क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी एक जर्नलिस्ट के खिलाफ ये जो बात हुई है ठीक नहीं हुई है। बाकी जर्नलिस्ट को भी बोलना चाहिए और बाकी जर्नलिस्ट को आगे आना चाहिए। हो सकता है कल आपके साथ भी ऐसी घटना हो, तो बाकी जर्नलिस्ट को भी मैं कहना चाहता हूं भी आपको भी अरफाज डैंग जी की सपोर्ट में आगे आना चाहिए और वीडियो को शेयर भी करना है। सर लास्ट में आप मतलब कि जर्नलिस्ट को क्या कहना, किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा, या अगर आज आपके साथ हुआ है कल और किसी के साथ होगा तो हम उसकी सपोर्ट में भी आएंगे।
नहीं, आपको लगा कि आपको अरफाज डैंग की मतलब बात रखनी चाहिए या क्या कुछ हो रहा है, वो सारा वो सारा सामने रखना चाहिए। आपने रखी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जिसको ये लगता है कि अरफाज डैंग की बात रखनी चाहिए वो रख सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने और भी मेरी बात जो है वो रखी मीडिया के माध्यम से। और जो और भी लोग हैं उनको अगर लगता है कि आज अरफाज डैंग के साथ ऐसा हो रहा है, कल को हो सकता है हमारे साथ भी हो, बिल्कुल, तो उनको भी रखनी चाहिए। बाकी जो नहीं रखना चाहता है उसकी मर्जी है। सारा दिन यहीं पे होते हैं, गुलशन ग्राउंड में, प्रेस क्लब में, सारा दिन यहीं होते हैं। इनका रिकॉर्ड पता कर लीजिए, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल साइड पे जाके बैठते हैं, बिल्कुल लोगों से प्यार से बोलते हैं। यहाँ तो पिछले 8-10 सालों से इनका स्वभाव ही ऐसा है। यहाँ तो बंदे का पिछला कोई रिकॉर्ड हो खराब, हिस्ट्री शीटर हो, कोई मिलिटेंट हो, क्रिमिनल हो, उसके खिलाफ ये एक्शन हो सकती है। बंदा बड़े आराम से काम कर रहा है, जर्नलिस्ट कर रहा है, कोई पिछला रिकॉर्ड खराब नहीं है। जो हिस्ट्री शीटर है ना, उनके खिलाफ भी पुलिस पर्चा लगाने में कामती है। यानी कि मैंने देखा है, वो भी 10, 15, 20 अप्रोच वाले बंदे ले आएंगे, वहां पुलिस रुक जाएगी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अपने वीडियो को आप शेयर करो, क्योंकि वीडियो शेयर करनी जरूरी है। दोबारा फिर इस मसले पे बात होगी जब हम एसएसपी जम्मू से इस मसले पे पर्सनली जाके बात करेंगे। वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल।